students, I hope you are doing well. I am Abdullah from tutoria.pk. Let's take a quick review of chapter 2 Structure of Atoms. इस चैप्टर में हम एटम्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ताकि वो जान सके कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है। तो चलते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर थी। इस गोल्ड फॉइल पे उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया। अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम हीलियम के न्यूक्लियाई भी बुला सकते हैं। और याद रखें, अल्फा पार्टिकल्स पोलोनियम सोर्स से डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं। तो रदरफोर्ड ने पोलोनियम का सोर्स लिया जिससे अल्फा पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हुए और इसको बम्बार्ड करवा दिया पतली सी गोल्ड फॉइल के ऊपर। उसने ये ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल्स बगैर किसी रुकावट के स्ट्रेट पास हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि किसी एंगल पे डेविएट हो गए और 10 लाख में से एक पार्टिकल ऐसा भी था जो कि 90 से ज्यादा एंगल पे डेविएट हुआ। हम कह सकते हैं कि वो बाउंस बैक हुआ। बस यही रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। अब चलते हैं रदरफोर्ड की कंक्लूजन्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से 3 तरीके की कंक्लूजन्स दी। पहली कंक्लूजन्स ये कि काफी सारी रेडिएशंस बगैर किसी रुकावट के एज इट इज स्ट्रेट पास हो रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि एटम्स का मेजॉरिटी हिस्सा एम्प्टी है, वहां पे कुछ नहीं है, वो खाली है। सेकंड कंक्लूजन ये है कि काफी सारे पार्टिकल्स कुछ एंगल्स पे बेंड हो रहे थे। इसका मतलब कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। थर्ड कंक्लूजन इज कि 1-2 पार्टिकल ऐसे भी थे जो कि बाउंस बैक हुए। इससे ये जाहिर होता है कि सेंटर में एक ऐसा रीजन है जो कि डेंस है, जो कि बहुत हार्ड है। इसी रीजन को बाद में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया जिसमें प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल एक प्लैनेटरी मॉडल से रिलेट किया जिसको हम सोलर सिस्टम से भी रिलेट कर सकते हैं। और सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है और डिफरेंट प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। रदरफोर्ड के एटम में कुछ डिफेक्ट्स थे। पहला डिफेक्ट ये कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी रेडिएशन वाला पार्टिकल एनर्जी रिलीज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मूव कर रहा है उसको अपनी एनर्जी रिलीज कर देनी चाहिए और एनर्जी रिलीज करते करते उसको न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, सिस्टम कोलैप्स नहीं होता, सिस्टम एग्जिस्ट करता है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सेकंड डिफेक्ट ये था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है तो कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रहा है एनर्जी को, तो इसकी वजह से उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन यहां पे लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये 2 पॉइंट्स रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स में शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि बोहर ने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को कैसे करेक्ट किया। बोहर ने अपने पॉस्टुलेट्स में बताया कि एटम्स के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी में चेंज नहीं लेके आते। यानी एटम्स के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं। उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन्स की यही एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वो कितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर है। एक इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से ज्यादा फासले पर होगा तो उसमें ऑब्वियस बात है एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। यही बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट है। बोहर ने अपने थर्ड पॉस्टुलेट में एक और बात बताई कि वो मोमेंटम जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, उसको हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर mvr इज इक्वल टू nh/2π। यहां पे mvr एंगुलर मोमेंटम है और nh/2π एक वो वैल्यू है जिससे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। अगर आपको फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो n की जगह आपने 1 पुट कर देना है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। यहां पे आप ये वैल्यूज पुट करें और आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। बोहर का फोर्थ पॉस्टुलेट ये था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब तक रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में तो वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करने की एक कंडीशन है। जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर शेल से हायर शेल में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर शेल से लोअर शेल में तो एनर्जी रिलीज होगी।
बोहर ने अपने फिफ्थ पॉस्टुलेट में बताया कि जो एनर्जी में चेंज आता है उसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एनर्जी चेंज हम कह सकते हैं E2 माइनस E1। यहां पे E2 हायर शेल की एनर्जी है, यानी सेकंड शेल की एनर्जी है, जबकि E1 फर्स्ट शेल की एनर्जी है। तो हम इस इक्वेशन से जो एनर्जी में चेंज आया है उसको भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आइसोटोप्स की तरफ। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी एक ही एटम्स के एलिमेंट्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इन तीनों का एटॉमिक नंबर है 1, लेकिन पहले आइसोटोप्स का एटॉमिक मास है 1, दूसरे आइसोटोप के एटॉमिक मास है 2 और हाइड्रोजन के तीसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास है 3। इसको हम प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम भी कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स का फिनोमेना जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया उसका नाम सोडी है। और एक और बात आपको जानना जरूरी है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। और साथ साथ ये बात भी आपको एमसीक्यूज के हवाले से पता हो, आइसोस का मतलब होता है सेम्स बट टोप का मतलब होता है प्लेस। बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C612, C613 एंड C614। यहां पे आपको कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का पता होना चाहिए। जैसे 612 में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, C613 में 6 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स होंगे, जबकि C614 में 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। क्लोरीन की आइसोटोप्स की बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, जिसको हम क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 बुलाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, नेचर में क्लोरीन 35 की परसेंटेज अबंडेंस 75% है, जबकि क्लोरीन 37 की नेचुरल अबंडेंस 25% है। क्लोरीन एक येलोइश गैस है और वाटर में सॉल्युबल है। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की तरफ। आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो यूज होता है थायराइड प्रॉब्लम की डायग्नोसिस में। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो को जानने के लिए आइसोटोप सोडियम 24 का यूज किया जाता है। आयोडीन 123 को ब्रेन इमेजिंग यानी सीटी स्कैन वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए कोबाल्ट 60 का यूज होता है। कार्बन 14 का यूज फोटोसिंथेसिस में कार्बन की पाथ को ट्रेस करने में यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बताना होता है। फॉर एग्जांपल थायोसल्फेट, इसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज होते हैं और मोर स्पेसिफिकली सल्फर 35 का यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, इसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म को पता लगाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा रॉक्स, सॉइल्स, आसार कदीमा और मम्मीज वगैरह की एज पता लगाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले आपको शेल्स और सब शेल्स का पता होना चाहिए। तो शेल्स एटम्स के मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मेनली हमारे पास आपके सिलेबस में 4 शेल्स का जिक्र है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n = 1 का मतलब K शेल, n = 2 का मतलब L शेल, n = 3 का मतलब M शेल और n = 4 का मतलब N शेल होता है। इसको हम KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, वाइल N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, शेल वो प्लेस होती है जहां पे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में और फिक्स एनर्जी से रिवॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं सब शेल्स की। सब शेल्स की अगर बात करें तो ये एटम्स के सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसको हम SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10 और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एटम्स एक्चुअली शेल्स के अंदर शेल्स के अंदर सब शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स में, यानी हम कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सोल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। यहां पे स्टूडेंट्स आपको एक बात जाननी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक रूल अप्लाई होता है जिसको हम ऑफ बर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। ऑफ बर्स्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी सब शेल में फिल होते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी सब शेल्स की तरफ मूव होते हैं। आइए इनको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम एग्जांपल देखते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो आपको पता लगाना है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। बिकॉज 11 उसका एटॉमिक नंबर है तो 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बिकॉज एटम न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके काम वाली चीज़ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होता है सब शेल्स में। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम को करते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। यहां तक आपके इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे 10। 6 + 2 8, 8 + 2 10। एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो थर्ड शेल में जाएगा। इसके बाद आता है 3s और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसका मतलब 17 प्रोटॉन्स और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स। आइए बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इट मीन्स क्लोरीन के पास हैं 17 प्रोटॉन्स और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p। यहाँ तक स्टॉप कर लें और इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लें। देखें 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12। बाकी बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इजीली यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं ताकि आपके टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। So I can write 3p5 to complete your electronic configuration. स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड चैप्टर के सारे